में ही आ रहा है। ऐसा होना जरूरी है, तभी ये ऑर्बिट स्टेबल रह पाएगा। इन दोनों में ऑर्बिट के प्लेन में प्लैनेट का सेंटर नहीं आ रहा है, सेंटर यहां पर है, ऑर्बिट के प्लेन में नहीं आ पा रहा है। नहीं आ पा रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है समझो। जो ग्रेविटेशनल फोर्स मिलने वाला है प्लैनेट के द्वारा, वही सैटेलाइट को सर्कुलर मोशन करा रहा है। अगर ऐसा कोई ऑर्बिट हम लोग रखना चाहेंगे तो क्या होगा। देखो, अर्थ के द्वारा मिलने वाला या प्लैनेट के द्वारा मिलने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे मिलेगा। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट ऑर्बिट के सेंटर की तरफ आ जाएगा, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, और दूसरा ऐसे आ जाएगा। तो एक इसको ऑर्बिट में घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो तो ये मिल गया, लेकिन दूसरा ये भी आ रहा है, तो ये ऐसे घूमते हुए इस फोर्स की वजह से नीचे आने लगेगा। तो ये ऐसे घूमते हुए नीचे की तरफ आने लगेगा। फिर जैसे सेंटर को क्रॉस करके नीचे जाएगा तो ये फोर्स ऊपर आने लगेगा। तो ये स्टेबल ऑर्बिट उसी जगह पर घूमते हुए नहीं रह सकता, क्योंकि ये फोर्स इसको नीचे लाना चाहेगा, और यहां घूम रहा होगा तो ऊपर लाना चाहेगा, यहां घूम रहा होगा तो इधर ले जाना चाहेगा। जबकि यहां पर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो ऑर्बिट के प्लेन में ही आ रहा है। तो ये सब पॉसिबल ऑर्बिट है। तो कोई भी ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट के लिए प्लैनेट का जो सेंटर है वो ऑर्बिट के प्लेन में लाई करना चाहिए। फॉर अ स्टेबल ऑर्बिट, center of the planet must lie in the plane of the orbit. जैसा कि यहां पर हो रहा है और यहां पर नहीं हो रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे, एरिया कवर्ड बाय अ सैटेलाइट। एरिया कवर्ड बाय अ सैटेलाइट। कोई भी सैटेलाइट किसी प्लैनेट के कितने एरिया पर सिग्नल भेज या रिसीव कर सकता है ना। सैटेलाइट का काम वही है। तो कितने एरिया को, प्लैनेट के कितने एरिया को कवर कर रहा है, ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। इस कैलकुलेशन में एक चीज का जरूरत पड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, हम फिर से याद दिला देते हैं। सॉलिड एंगल एक चीज था जो स्फीयर के किसी पोर्शन का एरिया लिखने में यूज आता है। बस सीधा ऐसे समझो, ये अगर स्फीयर का ये वाला जो कैप है, इस कैप का अगर हमको एरिया लिखना है, पूरे स्फीयर का एरिया मालूम है 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का मालूम है 2 पाई आर स्क्वायर। किसी पोर्शन का अगर लिखना है, तो जैसे ये वाला जो कैप बन रहा है, इसका एरिया लिखना है, तो ये पूरा ऐसे कोन बना, इसका रेडियस r है, और अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये ऊपर ये जो कैप बन रहा है, इस कैप का एरिया अगर s है, तो s इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आर स्क्वायर। ये इस कैप का हम लोग एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, देखते हैं। ये प्लैनेट है, यहां पर सैटेलाइट। तो अब ये कितना एरिया इस प्लैनेट का कवर कर रहा होगा। यहां से ये जो टेंजेंट चला गया,
यहाँ 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 तक सिग्नल जा सकता है, इस पॉइंट के आगे कोई भी सिग्नल नहीं पहुंचेगा। और ऐसे ही एक टेंजेंट इधर भी ड्रॉ कर दिया जाए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके आगे और इसके आगे कोई सिग्नल रिसीव नहीं हो सकता। यहां ये वाला जो एरिया है ये सैटेलाइट के द्वारा कवर किया जा रहा है। तो यहां से जो लाइट जा रहा होगा, ये सैटेलाइट से जो सिग्नल्स ऐसे जा रहा होगा, वो पूरा ऐसे कोन के फॉर्म में ये ऐसा। तो पूरा सामने एक इस स्फीयर का एक पूरा एक कैप टाइप का एरिया है जो कि कवर किया जा रहा होगा। अब एक बात समझना, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, ये इस पॉइंट का लैटिट्यूड हो गया। अब थोड़ा ध्यान से सुने और समझें। ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर हो गया, यहाँ सेटेलाइट है। सेटेलाइट इतने एरिया को कवर कर रहा है, ये घूमते जा रहा होगा। सेटेलाइट यहाँ से यहाँ आया, तो अभी ये वाला एरिया कवर कर रहा है, फिर इधर से कवर करेगा, फिर इधर। तो ये सेटेलाइट जब पूरा एक चक्कर ऐसे काट रहा है, तो ये पूरा एक ऐसे सामने जो इसके सामने जो एरिया आते जा रहा है उसको कवर करते जा रहा है। कुछ एरिया ऐसा है जिस पर कि कभी भी सिग्नल नहीं पहुंच सकता। पूरा ये जो सामने ऐसा जो ये एरिया दिख रहा है, ये पूरा ऐसे इसमें प्लेनेट के सराउंडिंग में पूरा ऐसे एरिया कवर कर लेगा। ऊपर का एक छोटा सा रीजन और नीचे का एक छोटा सा रीजन ऐसा होगा जहां पर कि कभी भी कोई सिग्नल नहीं पहुंच सकता। तो सपोज ये वाला एंगल अल्फा है, अल्फा का वैल्यू डेफिनेटली 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये चारों तरफ ऐसे कवर करेगा, लेकिन ये वाला कैप और ये वाला कैप ये सैटेलाइट कभी भी कवर नहीं कर सकता है। तो अब अगर हम लोग बात करें तो यहां दो तीन चीज है समझने के लिए। सपोज इसका रेडियस r है, तो एरिया कवर्ड बाय ए सैटेलाइट एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर वो कितना एरिया कवर कर रहा है, तो ये वाला एरिया कवर कर रहा है। ये कितना हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला से 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आर स्क्वायर। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे थीटा एंगल हो गया, ये रेडियस आर। तो ये वाला एरिया जो है ये कितना होगा, एरिया कवर्ड इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आर स्क्वायर। थीटा यहाँ इसका लैटिट्यूड हो गया। अच्छा, पूरे एक रोटेशन में बात करें, एट एन इंस्टेंट तो खाली इतने एरिया पे फोकस कर रहा है। पूरे एक रोटेशन में बात करें तो पूरा ये बेल्ट कवर हो जाएगा, और ये वाला एरिया छोड़कर बाकी सारा कवर हो रहा है। तो एरिया कवर्ड बाय ए सैटेलाइट इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में कितना एरिया कवर कर सकता है प्लैनेट का, तो ये पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसको और इसको छोड़कर। तो S इज 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू, पूरे एरिया में से इन दोनों का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा आर स्क्वायर। 2 टाइम्स 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू आर स्क्वायर। ये 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा आर स्क्वायर जो है ये इस पार्ट का एरिया हो गया। ऐसा 2 पोर्शन है इंटू 2, तो पूरे एरिया में से
ये माइनस कर दिए तो एरिया कवर्ड इन 1 रोटेशन आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू 90 माइनस थीटा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई 1 माइनस साइन थीटा आर स्क्वायर। तो एरिया इज 4 पाई साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया कवर्ड इन 1 रोटेशन। और फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो चाहे किसी इंस्टेंट पर देखें चाहे एक रोटेशन में देखें, हर समय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ में घूम रहा है। तो हमेशा वो एक पर्टिकुलर एरिया पर ही फोकस किया हुआ है, जितना ये घूमेगा उतना ये भी घूम जाएगा। तो चाहे एक रोटेशन में देखें चाहे किसी इंस्टेंट पर देखें, वो एक ही बात है, हमेशा वो एक पर्टिकुलर एरिया पर फोकस कर रहा होगा। 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आर स्क्वायर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए एरिया हमेशा इतना ही रहेगा, इतने ही एरिया को ये प्लैनेट के कवर कर रहा होगा, चाहे एक रोटेशन में बात करें या किसी इंस्टेंट पर बात करें। बात क्लियर है? चलते हैं आगे, हेडिंग डालेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो अब हम लोग बात करेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट पर। और इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक खास बात यह है कि जितना भी नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट्स है और जितना भी प्लैनेट्स है, इन सब का पाथ इलिप्टिकल ही होता है। इलिप्टिकल पाथ होने का प्रोबेबिलिटी, इलिप्टिकल पाथ होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है, या ये कहें कि सर्कुलर पाथ होने का या सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होने का चांसेस नेग्लिजिबल है। जितना भी नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट्स है ना, नेचुरल सैटेलाइट्स हम लोग के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया नहीं, नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट्स और जितना भी प्लैनेट्स है वो सब एक्चुअली में एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूम रहा है। सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री तो शायद ही कभी मिले किसी का। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा अभी समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों सबका जो ट्रेजेक्ट्री है वो इलिप्टिकल ही है। अपना अर्थ भी सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। इनफैक्ट सारा प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूम रहा है। समझते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये एक प्लैनेट यहां से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर अगर हम ऑर्बिटल स्पीड दे दिए तो क्या होगा? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। लेकिन अगर हम स्पीड सर्कुलर ऑर्बिट के स्पीड से कम दिए तो क्या होगा? अब ये यहाँ से जाएगा और थोड़ा मतलब इतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं रख पाएगा और ये यहाँ से थोड़ा पाथ इसका डिस्टॉर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाने लगा। r डिस्टेंस से फेंके लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो स्पीड चाहिए उससे कम दिए, तो अभी ऐसे जाएगा और थोड़ा पास से गुजरेगा। अगर और कम स्पीड दिए और ऐसे गुजरेगा। ये सब इलिप्टिकल ऑर्बिट बना रहा है क्योंकि अभी डिस्टॉर्ट हो चुका है, ये सर्कुलर नहीं है। तो अगर हम ऑर्बिटल स्पीड से कम स्पीड देते हैं किसी जगह के लिए जो ऑर्बिटल स्पीड चाहिए, अगर उस ऑर्बिटल स्पीड से कम स्पीड दिए तो पाथ इलिप्टिकल फॉलो होने लग जाएगा। अब कब तक ये इलिप्टिकल पाथ होगा? हम और कम कर दें तो और पास से जाएगा। बहुत कम स्पीड से फेंकेंगे तो गिर भी तो सकता है ना इसके ऊपर, जरूरी थोड़ी कि घूमता रहे। तो देयर इज अ लिमिट कि एक सर्टेन स्पीड से कम स्पीड अगर हो गया तो फिर वो ऑर्बिट में घूम नहीं पाएगा, वो प्लैनेट पर गिर जाएगा। तो अब हम यहां पर एक चीज कैलकुलेट करने वाले हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए मिनिमम पॉसिबल स्पीड, कि कम से कम कितने स्पीड पर
कोई सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम सकता है। और होगा क्या कि जितना तुम स्पीड कम करते जाओगे ये एकदम पास से गुजरता जाएगा, लास्टली ये ऐसे यहां से एकदम अर्थ को ग्रेज करता हुआ निकल रहा होगा। मतलब सिचुएशन ये रहेगा एकदम कि एकदम मिनिमम पॉसिबल स्पीड में ये दूसरे साइड से ऑलमोस्ट ग्रेज करता हुआ, टच करता हुआ पार कर रहा है। इससे कम स्पीड देंगे तो फिर ये टकरा जाएगा। तो यहां जो स्पीड देने वाले हैं ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए मिनिमम पॉसिबल स्पीड है। इसमें क्या है, दूसरे साइड से प्लैनेट को जस्ट टच करते हुए, ग्रेज करते हुए निकल गया। इससे कम स्पीड पे ये प्लैनेट में गिर जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं। तो जब यहां से दूसरे साइड से पार हो रहा है तो इस समय इसका स्पीड है v डैश। अब एक बात समझ लेना, इलिप्टिकल ऑर्बिट में अब हर समय स्पीड सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस यहां से बराबर नहीं है। डिस्टेंस बराबर नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी बदल रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी बदल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बदल रहा है, क्योंकि टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी को अगर कांस्टेंट रहना है तो अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो काइनेटिक भी चेंज होगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट में अब जो भी कैलकुलेशन करना है उसके लिए तुम्हारे पास दो टाइप का इक्वेशन है, ध्यान रखना। एक तो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जो भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है, यहां पर है तो इधर लग रहा है, इस सैटेलाइट पर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो प्लैनेट के सेंटर से पास कर रहा है। तो प्लैनेट के सेंटर के अबाउट टॉर्क अबाउट c इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि हर बार ग्रेविटेशनल फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन हम लोग के पास रहेगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये दो इक्वेशन अप्लाई करके। ये v डैश कितना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, v डैश नहीं, हम लोग को v कैलकुलेट करना है ना। हम लोग को v लेके आना है कि कितना मिनिमम स्पीड हो सकता है। अंडर रूट gm/r होता तब तो ये सर्कल में घूम रहा होता। लास्ट है ये मिनिमम पॉसिबल ऑर्बिट फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो देखते हैं ये मिनिमम पॉसिबल स्पीड कितना आएगा। तो सबसे पहले AMC mvr इज इक्वल्स टू mv डैश इंटू कैपिटल R। यहां ये कैपिटल R डिस्टेंस है तो m से m कैंसिल हो गया। v डैश इज इक्वल्स टू vr/r। और दूसरा है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी है -gmm/r, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², बाद में पोटेंशियल एनर्जी -gmm/R एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। छोटा m कैंसिल हो गया, v डैश की जगह वो वैल्यू रख देते हैं -gm/r प्लस v²/2 इज -gm/R प्लस v डैश स्क्वायर इज v²r²/r²। तो ये हो जाएगा gm/r माइनस gm/r इज इक्वल्स टू v²/2 r²/r² -1।
तो GM R माइनस R अपॉन R इंटू आर, V स्क्वायर बाई 2, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो एक तो ये कैपिटल R कैंसिल, ये R माइनस R है तो यहाँ पर R माइनस R इंटू R प्लस R, तो यहाँ से R माइनस R और यहाँ से भी R माइनस R कैंसिल, GM बाई R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई 2 R प्लस R बाई R। So V is equals to 2GM by R, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, GM by R इंटू 2R by R प्लस R। ये हो गया अगर सेंटर से R डिस्टेंस से फेंक रहे हैं तो इतना मिनिमम पॉसिबल स्पीड होना चाहिए, इससे कम पर तो ये अर्थ पे टकरा जाएगा। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, ये स्मॉल r जो है ये कैपिटल R से बड़ा है। देखो ऑर्बिटल स्पीड कितना होता है, अंडर रूट GM बाई R, तो ये वाला स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से छोटा है बिकॉज दिस फैक्टर इज लेस देन 1। ये 2R बाई R प्लस R इज एक्चुअली लेस देन 1। क्यों? क्योंकि ये छोटा r ना, इसका वैल्यू कैपिटल R से बड़ा है, ध्यान रखना। तो ये क्वांटिटी 1 से छोटा है। तो ये आ गया अपने पास स्पीड, मिनिमम पॉसिबल स्पीड फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट। इससे कम स्पीड में, इससे कम स्पीड दोगे तो क्या होगा, इससे टकरा जाएगा। अच्छा टकराएगा भी, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हुए टकराएगा, लेकिन पाथ इलिप्टिकल ही होगा लेकिन पूरा ऑर्बिट कंप्लीट नहीं कर पाएगा अगर इससे कम स्पीड होगा तो। अब हम एक बात बोल रहे थे कि जितना भी नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट्स है या जितना भी प्लैनेट्स है वो सब इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूम रहा है। क्यों? समझना बात को। ऐसा इसलिए, देखो अभी तक हम लोग 3 स्पीड कैलकुलेट किए। एक एस्केप स्पीड आया था, एक ऑर्बिटल स्पीड, और एक ये इलिप्टिकल ऑर्बिट का मिनिमम पॉसिबल स्पीड। ये ऑर्डर है। अंडर रूट GM बाई R ये ऑर्बिटल स्पीड है, दिस इज ग्रेटर देन दिस स्पीड। अंडर रूट GM बाई R इंटू 2R बाई R प्लस R, और सबसे बड़ा स्पीड है ये एस्केप स्पीड। अब समझना एक बात को, इस स्पीड पे फेंकोगे तब तो पार्टिकल या सैटेलाइट एस्केप कर जाएगा, वापस ही नहीं आना है। इस स्पीड पे तो एस्केप कर जाएगा और इससे कम स्पीड पे प्लैनेट पे गिर जाएगा। ये पूरा एक रेंज आ रहा है, इससे लेकर इस स्पीड के बीच में मिनिमम पॉसिबल स्पीड फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड एस्केप स्पीड, इसके बीच में कितना पॉसिबल वेलोसिटी है, पूरा का पूरा एक रेंज है, समझना। ऐसे ही मान लो ये 4 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे ही डेटा ले रहे हैं ना खाली समझने के लिए, और मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 4 से 10 के बीच में कितना पॉसिबल स्पीड है, खाली 6 नहीं है ना। ऐसा नहीं कि 4 के बाद 5 आएगा, 4 के बाद 4.00001, तो 4 से 10 के बीच में कितना पॉसिबल स्पीड है, इनफाइनाइट। तो इस स्पीड और इस स्पीड के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबल स्पीड है। आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट स्पीड्स ओनली 1 स्पीड इज फॉर सर्कुलर मोशन, बाकी सारे स्पीड पे इलिप्टिकल ऑर्बिट रहने वाला है। तो कोई भी नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट है, जब भी वो बना होगा, जब भी ये सिस्टम बना होगा, तो अगर वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो यहां से लेकर यहां तक के बीच में ही कोई स्पीड गेन किया होगा। तो कितना ज्यादा चांसेस है कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट का स्पीड गेन किया होगा और कितना कम चांस है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट का स्पीड गेन किया होगा। तो प्रैक्टिकली
अगर हम कोई देखें नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट्स को, तो बहुत कम ही चांस होगा कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड्स तो इलिप्टिकल ऑर्बिट को सपोर्ट करता है। खाली एक स्पीड सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में आ सकता है, इस पर सर्कुलर ऑर्बिट है, इससे कम पर हम देखें कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और ये मिनिमम पॉसिबल स्पीड। इससे ज़्यादा पर भी इलिप्टिकल ऑर्बिट है और इस पे एस्केप कर जाएगा। तो इससे ज़्यादा पर जो इलिप्टिकल ऑर्बिट बन रहा है और इससे कम पे जो इलिप्टिकल ऑर्बिट बन रहा है, इज देयर एनी डिफरेंस? हाँ, देखो, इफ ये देखो, मान लो ऐसा है कि ये प्लैनेट यहां से r डिस्टेंस है, एक पार्टिकल को v स्पीड से फेंक दिया गया। इफ v इज greater than, if v is greater than this, and less than v is greater than this and less than अंडर रूट gm/r, इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो क्या होगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट है, बिल्कुल। इलिप्टिकल ऑर्बिट है और जहां से फेंका गया है वही इसके सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस है, दूसरे साइड से पास से होकर गुजरेगा। ठीक है, जहां से जो फेंका गया है जिस जगह से, वही इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, उसके बाद डिस्टेंस कम होते जाएगा। अगर v का वैल्यू अंडर रूट gm/r के बराबर है, सर्कुलर ऑर्बिट हो गया फिर तो, एग्जैक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा। लेकिन अगर v का वैल्यू अंडर रूट gm/r से ज्यादा हुआ, इफ v इज ग्रेटर देन अंडर रूट gm/r बट लेस देन अंडर रूट 2 gm/r, तो अभी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट है। लेकिन अब फर्क क्या है? अगर सर्कुलर ऑर्बिट्स के स्पीड से ज्यादा से फेंक दोगे, ज्यादा से फेंकोगे तो अभी दूर जाना चाहेगा, तो अब क्या है, पहले जब ये वाला